एक और चीज है जिस वजह से लोग आईवीएफ अवॉइड करते हैं, जिनको पता है कि ठीक है, एजुकेटेड हैं, पता है कि दिस इज नाउ नॉर्मल आईवीएफ, उनको ये डर होता है कि हमें एक बच्चा चाहिए। आईवीएफ में ट्विंस ट्रिपलेट्स के चांसेस काफी हैं। इज इट ट्रू और कैन यू कंट्रोल के मुझे एक ही बच्चा चाहिए? देखो हाँ, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर कि हमको एक ही चाहिए, कुछ भी हो जाए दो नहीं चाहिए, सो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक ही एम्ब्रियो डालूंगी मैं तो दो होंगे कहाँ से? हम दो एम्ब्रियोज डालते कई बार इसलिए क्योंकि इट इंक्रीजेस द चांसेस कि वो चिपके। जरूरी नहीं होता हमने दो डाले तो ट्विंस ही होंगे। एंड एक और चीज, सिंस यू वर सेइंग मिथ्स, तो ये ना, ये मूवीज ने बहुत मिथ बनाया हुआ है कि वो बदल जाता है, इसका स्पर्म उसको, उसका स्पर्म उसको, तो किसी और का बच्चा हो जाएगा। वो मिसमैच नहीं हो सकता। वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट RFIDs होती है हमारे पास। एक कार्ड होता है जिसमें पेशेंट X का अगर सीमेन आया है तो मैंने वो कार्ड डाला है तो मैं सिर्फ वो ही सैंपल यूज कर सकती हूँ जब तक मैं वो कार्ड बदल के दूसरे पेशेंट का नहीं डालूंगी। तो ये अदला बदली होना, इसका बच्चा उसके उसमें जाना, ये सिर्फ मूवी में क्यों बनी है मूवीज भगवान जाने, बट ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। अगर होएगा तो वो डॉक्टर की जिंदगी, मतलब उसका लाइसेंस चल गया जाएगा। वही जो DNA टेस्ट करके पता करते हैं, बट पता कैसे चलेगा? मतलब ये हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। Nobody in their right frame of mind is going to do it. It can't happen. I'm glad कि कुछ myths clear हुई। बिल्कुल। What is donor sperms? What is donor eggs or sperms? Yeah, so we call it as like oocyte donation और स्पर्म डोनेशन। सो आजकल बहुत लीगलाइज हो गया है इंडिया में। प्रॉपर बैंक्स बन चुके हैं इस चीज़ के, एंड ओनली लीगलाइज्ड पीपल एंड थ्रू लीगलाइज्ड वेज यू कैन डू इट। देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क दैट गोज इनटू इट। तो oocyte डोनेशन किन लोगों के लिए बना है? जिन महिलाओं का उम्र की वजह से अंडों की मात्रा खत्म हो गई है, AMH बहुत कम हो गया है, या कई बार बहुत यंग पेशेंट्स होते हैं उनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। 26 साल की लड़कियां, 27 साल की लड़कियां, ऑलरेडी उनको मीनोपॉज आ गया है, ये भी हो रहा है। या बहुत हाई चांसेस, कुछ एक बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो चल रहा है उनकी लीनिएज में, एंड दे डोंट वांट टू यूज देयर एग। सो इन सब चीज़ों में हम oocyte डोनेशन एडवाइस करते हैं। एंड सेम गोज फॉर अगर एजोस्पर्मिया है, हमने टीसा किया, उसके बाद भी स्पर्म नहीं मिला तो, और या फिर स्पर्म में बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हैं, उससे बार बार फेल हो रहा है IVF, सो देन हम स्पर्म डोनेशन के लिए जाते हैं। तो ये अगेन एक बहुत लीगल वे होता है। इसमें भी सी द आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं। इन सम बैंक्स विल प्रोवाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको कितना लुक्स वाइज, हाइट वाइज, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप मैच कर सकते हो। oocyte डोनेशन में भी आपका हम ट्राई करते हैं जितना कुछ मैच कर सके करें। हम कैरियोटाइपिंग करते हैं डोनेशंस की, डोनर्स की, कि उनमें कुछ जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी ना हो जो गलती से भी रिसीविंग पेरेंट्स के पास आ जाए। एंड देन फिर हम oocyte डोनर या सीमेन जो भी लेते हैं, और या किसी केस में दोनों भी लेना पड़ जाता है, जिसको फिर हम एम्ब्रियो अडॉप्शन बोलते हैं। तो उस वे से हम करते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया। ये बीच में थोड़े महीनों के लिए बैन हुआ था, वेरी रिसेंटली, क्योंकि उस टाइम पे उतने लीगलाइज गाइडलाइंस नहीं थे, चीज़ें मिसयूज होने लग गई थी। तो एक ही डोनर को एक ही महिला को बार बार डोनेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो उससे उस महिला के लिए खतरा बढ़ते जा रहा था। देन प्रॉपर वेज से नहीं हो रहा था, तो कुछ भी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया जो हो गया था, जिसको अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से लीगलाइज कर दिया है। एंड एवरीथिंग इज डन विद अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। एक डोनर एक ही के लिए यूज होता है, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल डन। एंड मतलब हम नहीं उसको, अगेन दैट इज समथिंग दैट वी कांट चेंज, बिकॉज हमको एक के लिए कम से कम 600 पेपर सबमिट होते होंगे शायद। सीमेन डोनेशन इज स्टिल relatively easier, I would say, compared to oocyte, because वो easier process है, उसमें कोई injections नहीं है, कुछ नहीं है। वो इसके बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत readily मिल जाता है। हम इनफैक्ट डोनर स्पर्म IUI के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमको नेसेसरली IVF तक नहीं रुकना होता। कई बार क्या है कि मेल फैक्टर है एंड अफोर्डेबिलिटी नहीं है उतनी, तो फीमेल फैक्टर कुछ है ही नहीं, तो हमने IUI में अगर डोनर स्पर्म यूज़ किया तो फटाफट से प्रेगनेंसी हो जाती है। बट वो एक्चुअली टेक्निकली फिर वो जेनेटिकली आपका बच्चा फुली नहीं है। आप DNA एनालिसिस करेंगे तो वो आपका बच्चा नहीं है। अगर फीमेल है तो जो आपने oocyte डोनेशन से लिया, उस पर जो एम्ब्रियो बनाया है वो फीमेल के अंडर जाएगा, तो ठीक है, 9 months द फीमेल विल एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी, बट जेनेटिक्स विल बी डिफरेंट। सरोगेसी इन इंडिया इज ऑल्सो लीगल। बीच में बंद हो गया था, बीच में इलीगल कर दिया था, बिकॉज़ वो धंधा बन गया था, कंप्लीटली बंद हो गया था। इट हैज बीन लीगलाइज्ड, बट एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज। व्हाट आर द पॉलिसीज? सो फ्यू दैट जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका एक बच्चा पहले से है,
तो आप सरोगेसी नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ फिल्म स्टार्स थे जिनने अपना सेकंड बच्चा सरोगेसी से किया था पहले, अब वो इलीगल हो गया है। आपको एक भी बच्चा नहीं है तो ही आप सरोगेसी कर सकते हो। ओके। सरोगेसी एग्जैक्टली होता क्या है? So surrogacy is a womb, you're taking a womb basically, and I won't say womb on rent because अपनी इंडिया में सिर्फ altruistic surrogacy allowed है, यानी कि पैसे के लिए surrogacy allowed नहीं है। हाँ, तो आप जो भी आपको surrogacy कर रहा है, चाहे आपका relative है या जो भी है, वो आपको help out करने के लिए कर रहा है, not to earn money out of it। तो उसमें होता क्या है, चाहे मेरा खुद का सपोजिंग मेरे को माई एग्स आर गुड बट मेरे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस था या सिवियर एंडोमेट्रोसिस है या मेरी कैविटी बहुत छोटी है या कई बार एब्सेंट यूट्रस होता है कुछ सिंड्रोम्स में, तो उसमें मेरा एग से बेबी तो बन सकता है बट मैं उसको कैरी नहीं कर सकती, तो फिर वो दूसरे वूम में दूसरे यूट्रस में डाला जाएगा, तो वो बच्चा जेनेटिकली पूरा मेरा रहेगा but I won't bear it for 9 months. So that is what basically surrogacy is. उसमें अब डिपेंड करता है कि मेरे पेशेंट के एग्स अच्छे हैं तो पेशेंट के एग्स यूज होते हैं, नहीं तो फिर डोनर एग्स विथ surrogacy. So उसके ये सब stringent laws हैं, एज है फैक्टर, every single surrogacy case needs a separate मतलब उसको लीगलाइज करने के लिए हमको सेपरेटली लॉ के पास जाना पड़ता है। इट्स नॉट अ ब्लैंकेट कि हर एक के लिए अलाउड है। अगर मेरे को आज एक पेशेंट की सरोगेसी करनी है, फर्स्टली वो एक लेवल 3 सेंटर में अलाउड होता है, उसके लिए एक खास सरोगेसी सेंटर होता है जिसमें अलाउड होता है, हर IVF सेंटर कांट डू सरोगेसी, एंड देन हमको वो पर्टिकुलर केस जाके मैजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ता है। ओनली व्हेन आई गेट अप्रूवल फॉर दैट पर्टिकुलर केस देन आई कैन डू सरोगेसी। अच्छा, इस केस के लिए मिला तो अगला केस कर पाऊँ ये जरूरी नहीं है। तो इट्स बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सपेंसिव। ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर देयर, मे बी धीरे धीरे करके वापस थोड़ा ईज आउट हो। okay, now last one part I'm going to do with you is a quick 5-minute thing is going to be a rapid fire. Sure. 5 food items that a person should eat to maintain a high fertility rate. So everything that is rich in protein is great. So आप अंडा खा सकते हो, चिकन, फिश, पनीर, स्प्राउट्स, all these things are good. Vitamin C जिसमें रहता है, तो खट्टे फ्रूट्स लाइक आपके ऑरेंजेस हो गए, नींबू पानी, लेमन, all these things are very very good. 5 things और क्या बता सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बिकॉज आपका हीमोग्लोबिन अगर अच्छा है तो इन जनरल आपका इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। सो बिकॉज ऑफ दैट multivitamins is very important. I know I'll sound like a doctor when I'm saying this, but कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके लिए आपको मतलब 6 किलो वो सब्जी खानी पड़ेगी, तो उससे अच्छा अगर आप एक वो अपनी टैबलेट खा ले रहे हैं तो इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू विद दैट। एंड बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बहुत सारा, बिकॉज वाटर इनटेक इतनी सारी चीज़ों को अपने बॉडी में इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी बीइंग वन होता है। 5 ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए अपनी फर्टिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। स्मोकिंग, मैं आई विश मैं 5 बार स्मोकिंग बोल सकती। ड्रिंकिंग कंट्रोल्ड मात्रा में आप कर सकते हो, बट जितना, स्पेशली जब आप अगर कोई प्रोसीजर के लिए जा रहे हो तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करो, स्पेशली एज अ फीमेल। एंड तीसरी चीज़ जो मैंने बोला, टाइट फिटेड क्लोथ्स मील्स में अवॉइड कर रहे हैं आपको, बिकॉज एंड गर्म चीज़ें लाइक सोना, स्टीम, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें मील्स में स्पेसिफिकली आपको अवॉइड करनी है। स्ट्रेस, अब आप स्ट्रेस अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, तो आप बिल्कुल भी छोटे नहीं हो जाओगे अगर आपने थेरेपी ले ली या फिर आपने इफ यू सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस एंड आपने उसके लिए मेडिकेशन लिया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है आप वो फैक्टर से कंट्रोल करोगे और आपका ये फैक्टर भी हेल्प हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। एंड 5th थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इट्स नॉट कूल टू नॉट स्लीप। तो प्लीज़, जो एक कहते हैं कि 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल अडल्ट के लिए ज़रूरी है, आप ठीक है 8 नहीं कर पा रहे, 7 करिए, 7 नहीं कर पाए 6 करिए, बट ये चीज़ कोई कुछ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बोल दिया हम तो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं तो वो बहुत कूल बन गया, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपकी फर्टिलिटी और ओवरऑल लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगी। ओके, PCOS के दौरान क्या चीजें एक औरत को करनी चाहिए जो कि वो नेचुरली हेल्प कर सकता है उसको कंट्रोल करने में? एक्सरसाइज, देर इज नो अदर वे ऑफ इट। आप कुछ भी दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे फॉर अ PCOS पेशेंट इज मस्ट। एंड बाय एक्सरसाइज आई डोंट मीन जस्ट लाइक नॉर्मल वॉक। प्लीज, जो आपको बर्न आउट करे, स्वेट कराए, हार्ट रेट इंक्रीज करे, डू अ प्रॉपर वर्कआउट, एंड इट कैन बी एनीथिंग, वेट लिफ्टिंग, वट एवर यू वांट टू डू। देयर इज नथिंग कि वेट उठाए तो PCOS गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट, माइंडफुल ईटिंग इज अ मस्ट, इवन इफ यू आर लीन PCOS मतलब पतला वाला PCOS होता है, तो उसमें वेट कम करने की जरूरत नहीं होती, बट देन उसमें कई बार आपको डेयरी से, आपका हर पेशेंट का अलग से अलग होता है, किसी को डेयरी से प्रॉब्लम होगा, किसी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होगा, फास्ट फूड से प्रॉब्लम होगा, अल्कोहल से प्रॉब्लम होगा, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अगर आपका हायर BMI है, आपको वेट को कंट्रोल में लाना है, वेरियस वेज है, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स वेरी वेल, लो कट डाउन ऑन योर कैलोरीज, कैलोरी डेफिसिट में आप जाइए, फैट डाइट्स मत करिए, बट ये चीज़ें ज़रूर करिए।
Fourth, again, stress and sleep become very important with PCOS because lifestyle disorder कोई भी हो वो अफेक्ट होता है. आप अपनी लाइफस्टाइल अगर नहीं अच्छी रख रहे हैं तो अगर आप सो नहीं रहे, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उस पे. एंड द फिफ्थ इज लाइक आई सेड जंक फूड इज समथिंग बहुत बड़ा. PCOS बढ़ ही कहीं ना कहीं रहा है बिकॉज द ईटिंग हैबिट्स आर गेटिंग वेरी फॉल्टी. तो वो चिप्स का पैकेट अवॉइड करो, चॉकलेट्स अवॉइड करो, दैट बिग पिज्जा अवॉइड करो. ओके. नॉर्मल कंसीविंग अगर नहीं हो रहा है तो कौन से नेक्स्ट स्टेप्स हैं एक कपल को लेना चाहिए? जस्ट गो एंड सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. कुछ अपना मत दिमाग लगाओ. आप एक तो सबसे पहले ये टैबू ही नहीं है तो आप जाओ आराम से डॉक्टर के साथ डिस्कस करो क्या होगा मैक्सिमम, क्या वर्स्ट केस क्या वो बोलेंगे आपको हेल्प की जरूरत है, ठीक है, इट्स बेटर ना. आप जितनी जल्दी देखो, पैसा तो आज भी लगने वाला है, कल भी लगने वाला है. अगर नहीं वर्क किया तो निराशा आज भी होने वाली है, कल भी होने वाली है. जो भी चीज़ है या खुशी या निराशा पहले मिलकर एटलीस्ट वो एक आपका चैप्टर इन लाइफ खत्म हो जाता है. सो इफ यू ट्राइड फॉर 6 months नहीं हो रहा है, गो टू फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सो दैट यू गेट द राइट एडवाइस और आपको गाइडेंस मिल जाती है बस. ओके. इन टुडेज टाइम, आज के टाइम पे नॉर्मल कंसीविंग, IUI एंड IVF सबसे ज्यादा चांसेस किसके हो गए हैं? IVF नहीं, नॉर्मल जो अब जिसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है वो तो फिर 1 साल में कंसीव कर ही जाएगा. सब कुछ अगर आपकी बॉडी में पैरामीटर्स नॉर्मल है तो द नेचुरल कंसेप्शन रेट इज द हाईएस्ट ऑलवेज बिकॉज दैट इज देन योर नेचुरल बॉडी. बट अगर 1 साल में आपने कंसीव नहीं किया है, दैट मीन्स नेचुरल कंसेप्शन तो नहीं हो रहा है, देन उसमें IVF और HCS वो अभी तक सबसे आगे पहुंच चुका है.